बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और लगातार 11 साल में हमने देखा कि कैसे देश में कोई भी मोर्चा हो, गरीबी की ही छोटी सी बात कर लें, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग पहले कहां थे और इन 11 सालों में कहां आए, इन आंकड़ों पर हमेशा बात होती है। अब चाहे वो गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों की बात हो, मुफ्त अनाज की बात हो, घर देने की बात हो यानी आवास देने की बात हो, शिक्षा नीति की बात हो, कोई भी ऐसी बात हो, आंकड़े सब कुछ कह देते हैं कि किस तरह से 11 साल में हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन विपक्ष ने कुछ सवाल खड़े किए हैं और वो सवाल खड़े हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब बात तो ये भी है और जवाब ये भी सामने आता है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत, उसने सबको जवाब दिया है कि भारत की काबिलियत क्या थी जो पहचानी नहीं जाती थी। और आज का भारत यानी नया भारत इन 11 सालों में अब अपने दम पर ताल ठोक कर सबकी आंख में आंख डालकर देखता भी है और जवाब भी देता है। तो इसलिए आज का ये नया भारत है जिसकी आज हम बात करेंगे। लेकिन विपक्ष के सवालों पर भी बात होगी क्योंकि लगातार जब से 11 साल का जश्न शुरू हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कई सवाल आए हैं, अखिलेश यादव की तरफ से कई सवाल आए हैं और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी ये सवाल आए हैं कि आखिर क्यों सीज फायर किया गया, जबकि ना तो रक्षा मंत्री ने ये बात कही है ना विदेश मंत्री ने ये बात कही है, मतलब सीज फायर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो क्या विपक्ष के सवालों में कोई दम है या नहीं है? अब ये जो कमाल किया जा रहा है आज जरा उसकी भी चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हम हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान देखते हैं और मेहमानों का रुख एक बार कर लेते हैं जरा। हमारे साथ स्टूडियो में तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, हमारे साथ अरविंद वाजपेयी जी जुड़ने वाले हैं जो कि एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पैकेज जब तक आए हम जो वार पलटवार जो बयानों के माध्यम से हुआ है उन पर जाएं, लेकिन जरा सबसे पहले मैं तहसीन पूनावाला आप ही का रुख करूंगी। मोदी युग में भारत विश्व गुरु बन रहा है, अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है ये भी हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपत्ति और सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या वजह है? थैंक यू रीमा जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सिद्धार्थ भाई है नहीं, लेकिन वाजपेयी जी और जितने भी भाजपा के समर्थक हैं 11 वर्षों पर इस थर्ड टर्म के पहले वर्ष पर उनको बहुत बहुत बधाई। कुछ क्षेत्रों में ऑफ कोर्स भारत ने प्रोग्रेस किया है, नो डाउट अबाउट इट, और उसमें वर्तमान सरकार को साधुवाद देना चाहिए। लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात लगातार होती है, इकॉनमी की बात होती है, इकॉनमी पर भारत ऑब्वियसली रियल टर्म्स में प्रोग्रेस कर रहा है, वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी बनाए, लेकिन पर कैपिटा इनकम में आज भी भारत 135वें स्थान पे है। और जिस गति से यूपीए के दरमियान ओवरऑल जीडीपी बढ़ा था और सेकंड चीज़ जो जीडीपी ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हुई थी वो नहीं हुई थी। इसके अलावा आज 11 साल में बेरोजगारी चरम पर है। खुद सरकार के आंकड़े, सरकार के डेटा बताती है कि बेरोजगारी चरम पे है। इनके पास कोई आंकड़े नहीं है ये जस्टिफाई करने को कि रोजगार कैसे आए। इनफैक्ट खुद वर्तमान सरकार बताती है कि जो रेगुलेटेड एम्प्लॉयमेंट है उसका कोई डेटा वर्तमान सरकार के पास नहीं, जहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। इसके अलावा टैक्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटॉर्शन चल रहा है जीएसटी का, टैक्स टेररिज्म चल रहा है, टैक्स में रिफॉर्म्स के नाम पे सिर्फ जुमले होते हैं। ये भी जो वादा किया था 12 लाख आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लग गया, उसमें इतने कंडीशंस लगे हुए हैं कि कोई वो टैक्स वो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वर्तमान सरकार इकॉनमी पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इकॉनमी में इनफैक्ट भारत और भी बेहतर कर सकता था, वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है। वाजपेयी जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। ये जो सवाल खड़े किए गए हैं तहसीन पूनावाला की तरफ से, हर मोर्चे पर कांग्रेस एक सवाल खड़ा कर रही है। वो कह रहे हैं कि बार बार जीत कर आना ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि भरोसा भी दिलवाना पड़ता है कि ये जो योजनाएं हैं ये सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि अमल में भी लाया जा रहा है। यही बात तहसीन पूनावाला कह रहे हैं। देखिए रीमा जी, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि आप जनता आपके साथ है कि नहीं है, और जनता के साथ का मतलब ये होता है कि जनता आपको चुनाव दे और उनका विश्वास है, तभी हम लोग एनडीए की सरकार सत्ता में तीसरी बार बना पाए। दूसरा सवाल है कि विपक्ष का काम है मील मेघ निकालना,
लेकिन ये मीन में निकालते निकालते भूल जाते हैं कि मुद्दे की संवेदनशीलता क्या है, मुद्दे की गंभीरता क्या है, आपकी जिम्मेवारियां क्या है। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, तो उसमें भी ये मीन में निकाल रही है। भूल गए कि टाइमिंग क्या है, ये भूल गए कि विदेश मंत्री को गद्दार नहीं कहना चाहिए, ये भूल गए कि विदेश मंत्री को मुखबर नहीं कहना चाहिए, ये भूल गए कि आपको ये नहीं पूछना है कि कितने जहाज गिराए। मतलब ये मुद्दा जो आतंकवाद के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, उस पर भी आपने पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ आप कहते हो हम सरकार के साथ हैं। अब आइए दूसरे विषय पे। देखिए 11 साल में इस सरकार ने जो काम किए हैं उसको हम एक वर्ड दे सकते हैं, समावेशी विकास। समावेशी विकास जब हम कहते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि समाज का हर वर्ग के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ काम किया है। और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा स्टेट जो है वेलफेयर स्टेट है। अब उसका थोड़ा सा उदाहरण मैं देता हूं आपको। जब हम 4 करोड़ गरीब लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको पक्के मकान बना के देते हैं ना, तो उनसे जाके पूछिए वो मोदी जी को और इस सरकार को कितना साधुवाद देते हैं। 12 करोड़ लोगों को जब हम शौचालय बना के देते हैं उनसे जाके पूछिए वो कितना साधुवाद इस सरकार को देते हैं। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस योजना जब मुफ्त देते हैं उनसे जाके पूछिए वो क्या इसका स्पष्टीकरण देते हैं। और अब आइए डेवलपमेंट की तरफ। 74 एयरपोर्ट थे 2014 से पहले, कितनी संख्या हो गई? 164 एयरपोर्ट हमने बना लिए। हम हर रोज जो है 34 किलोमीटर सरकार बनाते हैं, ये वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है, ये सिर्फ इंडिया है। हम 12 किलोमीटर रेलवे लाइन रोज बिठाते हैं, ये कहीं नहीं होता, ये सिर्फ इंडिया में है। और प्रति व्यक्ति आय की बात की अभी इन्होंने, 78,000 रुपए थी 2013 में, और अब कितनी है? 2,42,000 रुपए प्रति व्यक्ति आई है। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है, चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, कुछ दिनों में डिक्लेरेशन भी आ जाएगी। तो ये ऐसे ही तो नहीं होता कि अंतिम आदमी की भी चिंता है, विकास की भी चिंता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चिंता है, और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट आर्मी है हमारी। सेना का पराक्रम अभी सबने देखा है, सब लोग उसको साधुवाद देते हैं, सेना के शौर्य की गाथाएं करते हैं। सेना के जब शौर्य होता है उसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति भी मजबूत होनी चाहिए। और आपको ध्यान होगा कि 1971 में जो उस वक्त की सरकार थी उसको क्रेडिट मिला था, और हमारे को भी इसका क्रेडिट आने जाने में मिलेगा, इसको ये रोक नहीं पाएंगे। लेकिन ये लोग हताशा में है, डर में है, और इसीलिए चीजों का पोस्टमार्टम करते हैं और ये भूल जाते हैं कि देश की सुरक्षा का सवाल है और हमारी लड़ाई जो है आतंकवाद से है। तहसीन पूनावाला जी, आतंकवाद से लड़ाई में जो जवाब दिया गया है सरकार की तरफ से, ऑपरेशन सिंदूर की एक तारीफ अभी तक कांग्रेस के मुंह से दिखाई नहीं दी, सेना के शौर्य पर बात नहीं हुई। उसके अलावा रक्षा क्षेत्र में सर 2014 से पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, वो भी नहीं आप लोग पहचान पाओगे। रीमा जी, क्योंकि सिद्धार्थ अभी आए तो सिद्धार्थ को मैं बधाई देना, सिद्धार्थ यादव जुड़ गए हैं अब, हाँ भाजपा के, तो इसलिए उनको बधाई देना चाहता हूँ 11 साल और पहले साल में। ऑपरेशन सिंदूर मुझे लगता है कि बेहतरीन ऑपरेशन एक था, और भारत की सेना, आर्म फोर्सेस और माननीय प्रधानमंत्री को इसके लिए साधुवाद देने की आवश्यकता है। ये ऑपरेशन शायद दुनिया ने इस तरह का ऑपरेशन मई 6 मई 7 की रात को नहीं देखा। उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान घुटने पर आकर उसने माफ़ी मांगी। लेकिन सवाल क्या पूछ रही विपक्ष? 2 सवाल पे वाजपेयी जी ने प्रश्न उठाए। एक राफेल के मुद्दे पर मुझे लगता है कि ये मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम उनको मारकर हमारे एक भी एयरफोर्स के व्यक्ति को कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। लेकिन यही बात माननीय CDS ने एक फॉरेन चैनल को कहा, फॉरेन बायर को कहा, विदेश जाकर इंटरव्यू के अंदर। अगर CDS कहते तो क्या, अगर विपक्ष से सवाल पूछता है तो गलत हो गया, तो क्या CDS भी गलत कह रहे थे? ये बात CDS के शब्दों को मैं का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इससे अग्री नहीं करता हूँ, पर CDS ने ये बात की। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग नहीं लेते, माननीय प्रधानमंत्री एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट नहीं बुला रहे, माननीय प्रधानमंत्री ब्रीफ नहीं कर रहे। सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री क्यों इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तीसरी बात पे मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। राष्ट्रपति ट्रंप ने 12 टाइम कहा है कि उन्होंने सीज फायर किया। मैं पूरी तरह से प्रधानमंत्री और भारत पर यकीन रखता हूँ, राष्ट्रपति ट्रंप का इसमें कोई हाथ नहीं था। मेरे प्रधानमंत्री पर मुझे यकीन है, लेकिन यही बात मेरे प्रधानमंत्री मुझे पार्लियामेंट में बोले या खुद बोले, ये बात राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके एफिडेविट में कोर्ट में दिया। मैं मानता हूँ राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? फॉरेन मिनिस्ट्री क्यों बोल रही है? एक ऑफिशियल क्यों बोल रहे हैं? जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 12 टाइम और 1 टाइम एफिडेविट पे दिया है, तो अगर मैं चाहता हूं मेरे प्रधानमंत्री ये बात मुझे पार्लियामेंट में बोले, इसमें गलत क्या है? मेरी कौन सी डिमांड गलत है? क्या CDS ने प्लेन की बात नहीं की? मैं इन बातों की बात करता हूं। मैं दोबारा से कहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडर्न एयरफोर्स वॉरफेयर था, जिसने भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान को नष्ट कर दिया।
सिद्धार्थ यादव कई सारे सवाल खड़े किए हैं तहसीन पूनावाला ने, और यही बात वो बार बार कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। अब मैं आपसे पहले तो 11 साल के को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के पोस्ट पर पोस्ट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ जुमले दिए और किया कुछ नहीं, सिर्फ पोस्टर दिखाए, लेकिन जमीनी हकीकत पहले बहुत अच्छी थी, अब कुछ नहीं हुआ। देखिए रीमा जी, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? जी। देखिए रीमा जी, सच्चाई कांग्रेस पार्टी भी जानती है, सच्चाई पूरा देश भी जानता है। देश के अंदर और किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर जनता की आवाज सबसे बड़ी आवाज होती है और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। उस अदालत में बार बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बहुत अव्वल नंबरों के साथ पास होती है, क्योंकि धरातल के ऊपर जिस प्रकार का परिवर्तन को मिला है वह अभूतपूर्व है। भारत के इतनी तेज से प्रगति करी हो, इतनी तेज से गति पकड़ी हो, इतनी चीजों से, इतनी तेजी से उन्होंने चीजों को बदला हो। अब भारत अगर ऐसी दिशा में चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी को क्यों आपत्ति है, नहीं समझ में पाता। पर कांग्रेस पार्टी केवल राजनीति करने के लिए कुछ प्रश्नों को उठाती है, भारत की बात को कम दिखाने के लिए कुछ प्रश्नों को उठाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण। अब ये सरकार तो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म वाली सरकार रही। ये सरकार तो वो रही जिसने गरीब से गरीब व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 80% की एक्सट्रीम पॉवर्टी देश के अंदर कम कर दी, विमेन लेड डेवलपमेंट इस देश के अंदर करके दिखाया, देश के डिफेंस फोर्सेस को मजबूत करके दिखाया, हमारे बॉर्डर पे रोड नेटवर्क को मजबूत किया, देश के अंदर सबसे तेज गति से रोड और रेल नेटवर्क बिछाया, देश के अंदर युवाओं को सबसे ज्यादा अवसर देने का काम किया। यूनिकॉर्न्स इस देश के अंदर सबसे ज्यादा किसी दशक में बने तो वो इस दशक में बन पाए, सबसे ज्यादा आईआईटीज आईआईएम्स बन पाए वो इस देश में हो पाया, नई शिक्षा नीति आ पाई इस दशक में हो पाया। अनगिनत बातें हैं, पूरा शो निकल जाएगा आपका। अनगिनत बातें जो पिछले 10 सालों में हुई वो देश भी समझ रहा है, मैं भी समझता हूं, तहसीन जी भी समझते होंगे। पर कांग्रेस पार्टी चूंकि राजनीति करना चाहती है और अपनी पुरानी विफलताओं को छुपाना चाहती है, वो उस पर राजनीति करती है। ये पहली। दूसरी बात, अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के उन्होंने कहा, मैं कहता हूं यही प्रश्न आपने देश में सेना अधिकारियों से पूछा था, उन्होंने जवाब दिया। यही देश के सीडीएस ने कहा, उन्होंने जवाब दिया। आपके प्रश्न की मंशा क्या है? देश आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहे हैं? किसके लिए पूछना चाह रहे हैं? क्या कह दिया इस देश के सीडीएस ने जो आप हर मंच पर जाकर के उनको बदनाम कर रहे हैं? देश के सीडीएस ने बिल्कुल कहा कॉम्बैट में होता है, कॉम्बैट में कुछ लॉसेस होते होंगे, हमको कुछ स्ट्रेटेजिक चीज लगी, हमने उसको इंप्रूव किया, हम आगे बढ़े। पहले दिन पे देश के पत्रकारों ने देश की सेना से जो लोग ब्रीफ कर रहे थे उनसे यही प्रश्न पूछा था, क्या हमने कोई रफाल खोए क्या? उन्होंने कहा कि हम लोग ने कितना अचीव किया वो हमारे लिए फोकस होता है। आवाज चली गई है सिद्धार्थ यादव आपकी। पता है ऑपरेशन सिंदूर चलते हुए, मेरी आवाज आ रही है रीमा जी? अब आ रही है, हाँ जी। देश में ऐसा क्रिटिकल ऑपरेशन चलते समय आप देश की स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सार्वजनिक करके विदेश में बैठे हुए हमारे दुश्मनों तक पहुंचाना चाहें, जो बात वो नहीं पूछना चाह रहे, जो बात वो नहीं कह रहे, वो बात आप देश के अंदर कहें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं कह रहे कि भारत ने सरेंडर किया, पर भारत का विपक्ष का नेता कह रहा है कि भारत ने सरेंडर किया। इसके बावजूद जब देश के सभी मंचों पर एक बार आवाज फ्रीज हो रही है, एक बार जरा ठीक कीजिए सिद्धार्थ यादव जी की आवाज ठीक कीजिए थोड़ी, उनकी आवाज बार फ्रीज हो रही है, क्या चक्कर है? धर्मेंद्र यादव जी, मैं आप ही का रुख करूंगी। आज सारा का सारा जो डेलीगेशन है ना वो वापस आ गया, 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सभी लोग वापस आ गए हैं। प्रधानमंत्री से रात को वो मिल भी रहे हैं डिनर पर। सबने डंका बजा दिया और सबने बताया भारत ने जो डंका बजाया उसका। लेकिन एक आपकी पार्टी है और एक इनकी पार्टी है तहसीन पूनावाला की, जिनके समर्थक हैं, वो यकीन नहीं कर रहे। भले ही आप लोगों के सांसद सबके सब यकीन कर रहे हैं, वो जाकर बता भी रहे हैं कि क्या क्या सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ, पहली बार कब हुई, अब तक क्या हुआ, 11 साल में क्या हुआ, अब भारत बदल चुका है, नया भारत आ चुका है। लेकिन फिर भी यकीन नहीं हो रहा है ना प्रोफेसर धर्मेंद्र? रीमा जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के बारे में अगर कोई सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी उसे ऐसे जोड़ के दिखाती है जैसा लगता है कोई देश विरोधी बात कर रहा है। जब लड़ाई चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग था, उस समय भारत के पक्ष में कितने देश खड़े थे? आप पूरे देश के दर्शकों को बता दीजिए, विपक्ष यही पूछ रहा था। अच्छा, पहले ये तो बताइए 11 साल में भारत बदला या नहीं बदला, ये तो बताइए। हम 11 साल पर चर्चा कर रहे हैं।
अब रीमा जी जो सवाल पूछा उसमें बात करूं, फिर आपने मैंने कहा 11 बदला साल कि पर नहीं ही बदला सवाल है। पूछा आपसे। समय परिवर्तनशील होता है, आप भी बदली है, मैं भी बदला हूं, देश भी बदला है, ये में कुछ में कोई सवाल नहीं है। किस पक्ष में बदला मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। हाँ, अगर कूटनीतिक तौर पर भारत के साथ एक देश भी नहीं खड़ा हुआ तो क्या इसको फॉरेन डिप्लोमेसी का फेलियर माना जाए कि मोदी सरकार का अचीवमेंट माना जाए? तो ऑपरेशन के जस्ट बाद आप ऑल पार्टी डेलीगेशन अगर जाए किसी देश में बताने कि हमने इस तरह का काम किया है, आप हमें समर्थन करिए, तो ये बताइए कौन सा ऐसा देश है जो कहेगा नहीं हम नहीं आपका समर्थन करेंगे? तो पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा हुआ, भारत के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। तो हमें विदेश नीति पर काम करने की जरूरत है या नहीं है, ये सिद्धार्थ जी बताएंगे पूरे देश को। दूसरी बात, जो जो भारतीय जनता पार्टी ने अचीव किया है मैं उसकी बात बताता हूं आपको। 2014 में जो कच्चा तेल था वो 109 रुपया प्रति बैरल था, और आज जो कच्चा तेल है 65 रुपया प्रति बैरल है। और ओके। उस समय जो डीजल और पेट्रोल के दाम थे 60 और 65 रुपए थे, आज पेट्रोल आपको 102 रुपए मिल रहा है। तो जो कच्चे तेल की कीमत आधी हुई है और पेट्रोल और डीजल के दाम 2 गुने हुए हैं, उसके बीच का जो मुनाफा है वो किसे दिया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। इस पे हम सवाल खड़ा करेंगे। यही भारत बदला है 2014 में जब कच्चा तेल मतलब आपको लगता है कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ? आपको ऐसा लग रहा है कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ 11 साल में? हुआ, पॉजिटिव हुआ है, पॉजिटिव क्या? बता रहा हूं। नोटबंदी हुई। हाँ। नोटबंदी से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, छाती ठोक करके कहा, और मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या ठोक के बोल देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। उन्होंने कहा आतंकवाद की रीढ़ टूट गई। जब आतंकवाद की रीढ़ टूट गई तो 2015 में कैसे गुरदासपुर का हमला हो गया, उसके बाद उरी का हमला कैसे हो गया, पठानकोट पर आतंकी हमला कैसे हो गया, अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमला कैसे हो गया, पुलवामा पर आतंकी हमला कैसे हो गया, पहलगाम पर आतंकी हमला कैसे हो गया। ये तो 6 बड़े हमले बता रहा हूं। ओके, सिद्धार्थ यादव। बिहार में सुनिए, जो बिहार में मजदूर पर आतंकी हमला हुआ उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। ओके, पहले सिद्धार्थ जी से जवाब लेंगे फिर वाजपेयी जी से। ओके 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 ओके, सिद्धार्थ यादव अनम्यूट कीजिए। देखिए रीमा जी, मुझे तो अच्छा लगता है जब विपक्ष का कोई भी नेता आतंकवाद को लेकर के बात करता है, तो क्योंकि दर्शक जो भी आपका शो देख रहे होंगे, मैं उनको एक बार स्मरण कराना चाहता हूं कि वो कैसा महसूस करते थे 2004 से 14 के बीच में। कोई आंकड़ा देने की आवश्यकता भी नहीं है। 4 से 14 के बीच में देश का कोई शहर ऐसा नहीं था जहां धमाके नहीं हुए, देश की राजधानी नहीं बची थी, देश का फाइनेंशियल कैपिटल नहीं बचा था। दिल्ली, दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, कौन सा राज्य था जहां धमाके नहीं होते थे? कौन सी बस थी, कौन सी मेट्रो थी, कौन सी ट्रेन थी जहां अनाउंसमेंट नहीं होती थी, लावारिस बैग दिखे तो उसको हाथ मत लगाइएगा, इसको पीछे कर दीजिएगा। आज जब देश के अंदर 90% टेररिस्ट एक्टिविटीज कम हो चुकी हैं, जब 95% टेररिस्ट कैजुअलिटीज कम हो चुकी हैं, जब इस देश के अंदर आतंकवाद का जो तंज है वो आज उत्तरी भाग के अंदर ही ज्यादा झेला जा रहा है, जहां से इन्फिल्ट्रेशन है, जहां पे हम उसको कंटेन करने की कोशिश करते हैं, आप तब इस देश में आतंकवाद पे प्रश्न पूछ रहे हैं। बिल्कुल पूछिए, मैं कहता हूं विपक्ष के इन प्रश्नों का स्वागत करते हैं, पर देश की आंखों में धूल मत झोंकिए। अगर देश की एजेंसीज ने बहुत बेहतरीन काम करके हमारे देश में 90% तक होने वाले टेररिस्ट अटैक्स को कम कर दिया हो, हमारे देश में एक बहुत बड़ा सेफगार्ड नेटवर्क बन चुका हो, तो आप उसको झूठ बोल करके कमतर दिखा के करेंगे, ये गलत बात है। पहली बात। दूसरी बात, आपने विदेश नीति पे कहा, रीमा जी मैं कहता हूं केस स्टडी है, केस स्टडी है कि कैसे 28 देशों ने 72 घंटे के अंदर भारत के पक्ष में अपना समर्थन पत्र दिया। भारत पर हमला हुआ और 28 देशों ने 72 घंटों के अंदर भारत का राइट टू सेल्फ डिफेंस बताया, भारत के साथ संवेदनाएं दी, भारत पर हुए आतंकी हमले की निंदा करी, भारत के साथ खड़े हुए। आज हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर दिया, हम किसी एक न्यूक्लियर स्टेट के घर में घुस के, बावलपुर में घुस के बम मार गए और पूरी दुनिया हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन नहीं ला रही। आप इसको विदेश नीति की जीत नहीं मानते? जब आपने 71 में हमारे देश ने यह प्रयास किया था, तो जब हम युद्ध में गए थे, हमने इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया था। 1 दर्जन से ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ प्रस्ताव आ गए थे, रशिया से कह के हमको वीटो करवाना पड़ा था। कितने प्रस्ताव आए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबियंस में डाल दिया। वो WTO की ट्रीटी है, उसको माना जाता है कि एक्ट ऑफ वॉर है, कोई भी अगर उसको रोकेगा तो कोई दुनिया का देश नहीं है जो भारत को कह पाए कि आपने इसको गलत किया। कोई दुनिया का देश नहीं है जो इतने बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के बाद कोई डेलीगेशन बना करके भेज रहा हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कोई भारत के खिलाफ ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं दे रही, पर विपक्ष को इसमें कूटनीतिक विजय नहीं दिखेगी, उनको भारत की बढ़ती हुई ताकत नहीं दिखेगी। आज पूरी दुनिया
भारत की इस ताकत को जाने और पहचाने, पर विपक्ष अगर इसको ना जाने और ना माने तो मैं कहता हूं कि उनके मन में क्या है वो बात उनको आकर के बतानी चाहिए। 10 सेकंड्स क्विक रिएक्शन, 10 सेकंड्स धर्मेंद्र यादव, 10 सेकंड्स। रीमा जी, सिद्धार्थ जी को अगर रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट होने लगे ये किसी लावारिस भाई को मत छूइए, तो उसको ये कह रहे हैं कि बम धमाका हो रहा है। अगर इस तरह की सोच और समझ होगी तो इसको इसका जस्टिफिकेशन तो है नहीं। पॉइंट क्या है, मैं नहीं समझी आपका पॉइंट। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई स्टेशन नहीं था, ऐसा कोई शहर नहीं था, स्टेशन पे अनाउंसमेंट होता था कि आपका लावारिस बैग मत छूइए, उसमें बम हो सकता है। तो अरे कोई शहर नहीं था जहां धमाका नहीं होता था, वो शहर बताइए जहां धमाका नहीं हुआ। बात है ना, आप सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। आपके शहर में धमाका हुआ था क्या, जहां आप रहते हैं वहां धमाका हुआ था? बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ, दिल्ली के धमाकों की लिस्ट बताऊं आपको? अब सुनिए पहले। अरे कोई गांव होगा। अरे आप सवाल भी पूछ रहे हो फिर कह रहे हो सुनिए पहले। अब आपने सवाल पूछा, वो बोल रहे हैं आपकी बात पर। मेरी बात, उनकी बात का जवाब दे दूं फिर उसके बाद। बीजेपी के लोग ये भी कहते थे कि नोटबंदी सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन 99% पैसा बैंकों में वापस आ गया था। सबसे बड़ा मूर्खता वाला फैसला था जो देश की इकोनॉमी को जमीन पे लाके रख दिया था। आज जो देश की इकोनॉमी है, रीमा जी इनकी बात का जवाब देने दीजिएगा, धमाकों पर पूछना चाह रहे हैं। फैसला नोटबंदी का नहीं लिया गया होता। ठीक है, नोटबंदी वाला पॉइंट आप रख चुके हो ना पहले, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। पहले भी आपने बोला था वही बात, अब आप रिपीट कर रहे हो बार बार। और भी तो गेस्ट है मेरे पास, अब रुकिए ना, आगे बढ़ते हैं। रीमा जी बस 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। हाँ ठीक है, ठीक है। आजादी के बाद कभी भी इस देश के नागरिकों को या इस देश के छात्रों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर मालवाहक विमान से नहीं भेजा गया है। लेकिन मोदी ये आप नई बात बता रहे हो, ये किसी को नहीं पता थी। देश के इतिहास में ऐसा, देश के इतिहास में क्या क्या हुआ है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, किस किस को हथकड़ियां लगी है वो सबको पता है। मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर आप बैकफुट पर आ गए हो। मत, दुनिया के इतिहास अरे सर नहीं हुआ। ये है विश्वगुरु, अब रुकिए, ओके, देश के नागरिकों ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सिद्धार्थ यादव। रीमा जी बस 10 सेकंड। मैं किसी भी पॉलिटिकल रेटोरिक का जवाब तो देने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, पर मैं आपके दर्शकों को ऐसा बताने का प्रतीत किया कि कोई धमाके नहीं होते थे। मैं कहता हूं धर्मेंद्र जी बस लिस्ट बनाइएगा, मेरे सामने है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को आपके कार्यकाल में ऐसी सिक्योरिटी व्यवस्था के कारण अपने लोगों को खोया। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, धर्मेंद्र जी मैं नहीं कीजिए भाई, बीच में नहीं बोलेगा कोई। धर्मेंद्र जी मैं नहीं बोला था, बीच में नहीं बोलना पड़ेगा। आपको संयम रखना पड़ेगा सुनने का। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। 2005 दिल्ली में धमाके हुए, 70 लोग मारे गए। 2006 वाराणसी में धमाके हुए, 28 लोग मारे गए। 2006 मुंबई में ट्रेन में धमाके हुए, 209 लोग मारे गए। 2006 मालेगांव में बॉम्बिंग हुई, 40 लोग मारे गए। 2007 समझौता में धमाके हुए, 70 लोग मारे गए। 2008 जयपुर में धमाके हुए, 71 लोग मारे गए। 2008 अहमदाबाद में बॉम्बिंग हुई, 56 लोग मारे गए। 2008 दिल्ली में फिर धमाके हुए, 36 लोग मारे गए। 2008 मुंबई में धमाके हुए, 171 लोग मारे गए। 2010 पुणे में धमाके हुए, 17 लोग मारे गए। 2011 मुंबई में फिर धमाके हुए, 26 लोग मारे गए। 2011 दिल्ली में धमाके हुए, 15 लोग मारे गए। 2013 हैदराबाद में धमाके हुए, 18 लोग मारे गए। कितनी लंबी लिस्ट सुनाऊं, कितनी लंबी लिस्ट सुनाऊं? क्या किया आपने उसके बाद? आप उसके बाद डोजियर खेलते थे, पाकिस्तान को बुलाया करते थे, पाकिस्तान के साथ जॉइंट स्टेटमेंट देते थे, पाकिस्तान के साथ आपने एफडीआई अलाउ किया, पाकिस्तान के साथ आपने वीजा अलाउ किया, ये आप लोग करा करते थे। आज आपको दर्द इसलिए है कि अगर कोई हिमाकत भी करता है भारत के खिलाफ तो भारत घर में घुस के मारता है। आपको दर्द इस बात का है कि भारत की ताकत बढ़ कैसे गई, घर में घुस के कैसे मारती है। तो आज का भारत घर में घुसकर मारता है, ये वो लिस्ट थी जो सिद्धार्थ यादव ने दे दिया तहसीन पूनावाला। ये वो लिस्ट थी ना कि कभी भी ऐसा नहीं होता था कि दहशत के माहौल में भारत ना रहा हो, और उसके बाद बदला लेने की जब बारी आती थी तो हम सिर्फ डोजियर देते थे। ये वो भारत था। लेकिन आज का भारत ये वो भारत है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हो। बीजेपी अटैक करते वक्त विपक्ष पे भूल जाती है अपने गिरबान में झांकना। जब 26/11 का अटैक चल रहा था जिसमें मेरे 2 दोस्त शहीद हुए, मेरे 2 बहुत क्लोज दोस्त शहीद हुए, इसमें से एक था हेमंत करकरे। एक माननीय मुख्यमंत्री वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था। बीजेपी एड्स निकाल रही थी, किसी ने बीजेपी को देशद्रोही नहीं कहा, आप देश के खिलाफ है। मेरे दोस्त के घर पे गए थे माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री। जिन लोगों ने कहा कि 26/11 आरएसएस की साजिश है, वो आज भाजपा के माननीय मेंबर्स हैं और उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता हूँ। जब ऑपरेशन परिक्रमा हुआ पार्लियामेंट में, जब हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ
तब वाजपेयी जी ने ऑपरेशन परिक्रमा का, सबसे ज़्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए पीस टाइम के अंदर। किसी ने वाजपेयी जी को दोष नहीं दिया कि आप क्यों गए लाहौर, आपने क्यों मुशर्रफ साहब को आगरा बुलाया, किसी ने उनको नहीं कहा। लेकिन विपक्ष क्या करता है, बीजेपी क्या करता है, विपक्ष में पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है। ये भी माननीय मोदी जी को किसी ने नहीं पूछा। मैं उसका अपोज कर रहा था कि क्यों आईएसआई को आपने परमिशन दिया पठानकोट आने को, जिन्होंने अटैक किया उनको परमिशन दिया, मैं इसके खिलाफ था। उसके बाद किसी ने मोदी जी को पर्सनली कुछ नहीं कहा, या भाजपा को। लेकिन भाजपा क्या करती है, दूसरे पे अटैक करती है। ये गलत है भाजपा का। सवाल ये उठना चाहिए कि पठानकोट पे अटैक हुआ, उसके बाद हुआ पुलवामा में अटैक, तो इंटेलिजेंस, जब आसिम मुनीर ने वो हेट स्पीच दिया जिसने उसने हिंदू और मुसलमानों को अलग बताया, वहां के आतंकवादी कश्मीर में आकर मेरे भारतीयों को नाम से, आईडी से, पैंट चेक करते कलमा पढ़ाकर उन इस्लामिक टेररिस्ट ने मारा। आईबी क्या कर रहा था, रॉ डेस्क क्या कर रहा था आसिम मुनीर के स्पीच के बाद? अगर हम आपसे ये सवाल पूछते तो आप कहते हम देश के खिलाफ है। अगर हम आपसे पूछते जिन लोगों ने वो घटना पहलगाम में की उन पे आपने क्या एक्शन किया, तो आप कहते हम देश के खिलाफ है। जब हम आपसे पूछते कि आपके मिनिस्टर ने मेरी कर्नल सोफिया कुरैशी को क्या कहा, आपने उन पे एक्शन क्यों नहीं किया, आप कहते हम देश के खिलाफ है। आपके उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के क्या कहा भारत की सेना के पीछे, आप हमको दोष देते हैं। आपके उधमपुर के एमएलए विधायक ने क्या कहा भारत की सेना के बारे में, आपके एक विधायक ने कहा कि महिलाओं ने अपने पति का रक्षा नहीं किया, तो आप कहते हैं हम देश के खिलाफ है। आप इन पे एक्शन क्यों नहीं लेते? सवाल आपसे पूछना है। 11 साल से आप हुकूमत में, आपने नोटबंदी के समय कहा इसके बाद आतंकवादी हमले नहीं होंगे, हम सारी चीज को भूल जाते, हमने आप पे विश्वास किया। आज जब हम आपसे सवाल पूछे कि आपके शब्द थे, तो आप कहते हैं आप देश के खिलाफ है। हम आपसे सवाल पूछते, मेरा भारत अलग है, मेरे भारत की सरकार अलग है। तहसीन पूनावाला जी, मेरे ख्याल से बीजेपी ये सवाल बाद में खड़ा करे, लेकिन सलमान खुर्शीद ने ये सवाल पहले खड़ा किया कि अगर हम विदेश में जाकर भारत का पक्ष रखते हैं, भारत के बारे में बोलते हैं, भारत की सुरक्षा के बारे में बोलते हैं, तो हमें ऐसा क्यों माना जाता है कि हम देश के खिलाफ हैं? और वो कौन मान रहा था? कांग्रेस पार्टी मान रही थी, बीजेपी नहीं मान रही। नो इफ तो नो इसलिए मैं एक चीज इसमें कहना चाहता हूं, नो इफ नो बट। जो डेलीगेशन माननीय प्रधानमंत्री ने भेजा, मैंने उसका साधुवाद किया, बहुत अच्छा काम किया। और हम भारत आइसोलेट नहीं हुआ है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री, मैंने एक और चीज कहना चाहिए, भारत दुनिया पे एहसान कर रहा है इन आतंकवादियों को 72 यूरो के पार्टी में है ना ऐसे लोगों को, अगर वो भारत की बात करते हैं, एग्री नहीं करता, भारत के बारे में बात करते हैं, ये जरा मैं वाजपेयी जी से इस पर जवाब लूंगी। अगर भारत की बात करते हैं तो ये तो कांग्रेस पार्टी कहती है ना, और फिर उनके सांसद जो आज शाम को मिल भी रहे प्रधानमंत्री से, वही जाकर के कहते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं कि भाई हम तो भारत की बात कर रहे हैं, हमें क्यों माना जा रहा है कि हम आपके खिलाफ हैं? देखिए रीमा जी, ऐसा है, आपको याद होगा ये संजय राउत भी अपोजिशन पार्टी के इंडी गठबंधन के सदस्य हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि ये जो है ना टूरिज्म के लिए जा रहे हैं डेलीगेशन। हाँ। फिर एक और बयान आया था, उन्होंने जयराम रमेश का, हाँ। कांग्रेस के हैं वो, उन्होंने कहा कि ये सांसद जो है आतंकवादी की तरह है। ये इस तरह के बयान करोगे। मैंने पहले भी कहा कि मुद्दे की संवेदनशीलता समझनी होगी, टाइमिंग समझना होगा, लड़ाई किससे है विषय को समझना होगा कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, और आतंकवाद कोई आज की ग्लोबल समस्या है, ये पूरे वर्ल्ड में है, और हम नंबर 1 के तरीके से लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा जी वहां पहलगाम में 4 लोग आए, ये ऑपरेशन सिंदूर किस लिए किया हमने? 26 नागरिक हमारे मारे गए, इनोसेंट लोग, उसके बाद ये हमने काउंटर अटैक किया एक तरीके से, और प्रण लिया कि आतंकवादियों के ठिकानों पे मारेंगे, जाके घुस के मारेंगे। 100 आतंकवादी हमने खत्म किए, 150 अड्डे खत्म किए। हाँ। और हमने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि आइंदा से अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारे इंडिया की टेरिटरी में हो गई तो इट विल बी डीम्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर का पॉज बटन दया, इट्स स्टिल ऑन। हम ये कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट बुलाने की बात ये करते हैं, तो अगर 2 दिन लेट हो जाए या 4 दिन लेट हो जाए तो वो भी क्वेश्चनिंग हो गई। ये हकीकत नहीं है कि जानबूझ के ये लोग छींचा लेदन कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जबकि ये समझते हैं कि ये गंभीर विषय है। ये एक रहा पार्ट। अब आइए 11 साल का जो आपका मेन विषय है। देखिए 11 साल में इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने इतने काम किए कि, और गंभीर किस्म के काम किए, देश की तरक्की के लिए काम किए, समाज के हर वर्ग के लिए काम किए। 370 हटा लिया, हटा पाए थे कभी हटा पाए क्या? ट्रिपल तलाक की समस्या को हमने खत्म किया। जीएसटी, कितना बड़ा काम किया हम लोगों ने, कितनी कलेक्शन आई है। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए, वुमेन रिजर्वेशन बिल कभी सोचा भी नहीं होगा, वो भी ला दिया। जातिगत जनगणना, कितना इश्यू बना रहे थे कि नहीं जी नहीं, ये तो उसके अगेंस्ट है, ये तो करेंगे नहीं, हमने अनाउंस कर दिया अब शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर आइए वक्फ एक्ट,
कितना गंभीर मामला, उसको भी हमने स्ट्रॉन्ग तरीके से लिया और उसका बिल पास कर दिया। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई, सर्जिकल स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी किया ही है, कश्मीर। ठीक है, क्विक रिएक्शन तहसीन पूनावाला। दो चीज, अगर पार्लियामेंट सेशन को आपको डिले करना है, ऑपरेशन सिंदूर डिले नहीं किया, तो 45 दिन स्पेशल सेशन नहीं बुलाया, स्पेशल सेशन नहीं बुलाया ना, क्या बाद में बात करेंगे, मैं मानता हूँ क्योंकि लेकिन डिले नहीं किया, ठीक है, स्पेशल सेशन नहीं बुलाया क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, ठीक है वाजपेयी साहब, मैं समझ गया, ऑपरेशन सिंदूर चालू है, इसलिए हम उसको एक थोड़ा हम इस स्पेशल सेशन में बात नहीं करेंगे। तो रोज टीवी चैनल्स पे क्यों बीजेपी आकर डिबेट करती है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? जो सवाल पूछे आपने, क्यों बीजेपी के विधायक और एमपीज पे एक्शन नहीं लिया? लेकिन मेन सवाल फिर से मैं कह रहा हूं, जो एमपीज गए जिन्होंने भारत का प्रतिनिधि किया, बहुत अच्छा किया, जो स्टेटमेंट से मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट गलत थे, वो पूरी तरह से गलत थे, लेकिन जो सवाल पूछ रहे वो सवाल के जवाब से क्यों भागती है भाजपा? वो उस सवाल का जवाब नहीं देने को तैयार है। सिद्धार्थ यादव जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए क्योंकि मुझे ब्रेक भी लेना है। सिद्धार्थ यादव जी, नेटवर्क शायद देखिए, मेरे को थोड़ा सा आप एक मिनट का समय दीजिएगा, मैं जरूर इनका जवाब दूंगा। तहसीन जी ने बड़ा भावनात्मक विषय बना करके कोशिश करी कि मैं दिखाऊं कि हम जो प्रश्न पूछते हैं हमको आप भारत विरोधी कहते हैं। अच्छे प्रश्नों को पूछने पर तहसीन जी आपको कोई भारत विरोधी नहीं कहेगा। आपने पूछा कि वहां सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुई, आपके पूछने से पहले सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन बुला करके, आप तो उसमें नहीं थे, मैं भी उसमें नहीं था, पर सभी को डिटेल्ड ब्रीफिंग, वहां पर डिटेल्ड इंटेलिजेंस इनपुट, और वहां क्या चूक रही वहां पे सभी पार्टी के डेलीगेशन के लोगों को दिया गया। बाहर निकल करके देश के केंद्रीय मंत्री ने स्टेटमेंट देख करके भी इस बात को कहा। इसको तो किसी ने गलत नहीं माना। गलत किसको माना जाता है? जब आप ये कह देते हैं किसी के पास समय था क्या जो नाम पूछ करके वहां पे मारेगा? आप टीवी पे बैठ करके कुछ और बात करें, आपके नेता पीछे से बयानों में कुछ और कहें। अगर डेलीगेशन भारत की जा रही है जिसमें आपके पार्टी के भी सांसद हैं, विपक्ष के बड़ी संख्या में सांसद हैं, और उसको आपके पार्टी के बड़े नेता बारात बता दें, वो ठीक है। ये प्रश्न पूछना है। अब भारत विरोधी कहा जाए कि नहीं कहा जाए, ये कह दिया जाए कि ये बारात जा रही है, इस बारात का बॉयकॉट करना चाहिए। संजय राउत ने कहा, बड़े नेता हैं आपके विपक्ष के, क्या एक्शन ले लिया आपने? भारत की बात विदेश में रखना बारात है। आपके कर्नाटक के एमएलए, कर्नाटक के मंत्री, वो कह रहे हैं टूरिज्म करके रफेल आई थी। ये आपने प्रधानमंत्री के लिए कहा, आपने सिद्धार्थ यादव के लिए कहा, आपने भाजपा के लिए कहा, सेना के लिए कह रहे हैं आप। ये तो एक बहुत थिन लाइन होती है कि कब आप मोदी विरोध करते करते भारत विरोध में उतर जाते हैं। आजकल विपक्ष भूल गया और बार बार इसको लांग देता है। बार बार आपका जो मन की कड़वाहट है देश के प्रधानमंत्री को लेकर के, उसको आप लांग जाते हैं। और यही जब देश की सरकार ने 11 साल पूरे किए, यही कड़वाहट निकल करके आ रही है। नहीं तो आप मेरे को बताइए, ये कैसे संभव हो कि आज देश में S-400 और आकाश तीर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने भारत के ऐसे क्रिटिकल समय में मदद करी हो, उसको लेकर के एक बार विपक्ष नहीं बोल पा रहा कि कूटनीतिक विजय थी कि हम क्वाड के मेंबर हैं और हमने रशिया से S-400 ले लिया। अमेरिका सैंक्शंस लगाने लग रहा था, मना कर रहा था, पर हम रशिया से S-400 ले आए। ये कूटनीतिक विजय नहीं है। कौन सा नेटो का देश है जिसको, जो नेटो का मेंबर नहीं है, जिसके बावजूद अमेरिका उसको स्ट्रेटेजिक इनपुट देता हो, और क्वाड का मेंबर हो जिसको रशिया देता हो S-400? ये भारत ने अचीव करके दिखाया। 11 साल के अंदर जो मिलिट्री कैपेबिलिटी हमने अपनी बढ़ाई, उसी का परिणाम है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की हिम्मत हम दिखा पाते हैं। पर आपके समय का दौर कुछ और था, बात आपकी कुछ और थी, इसीलिए आप उसको घुमाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव मान रहे हैं इन सब बातों को, इसीलिए वो बार बार बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पर। वो कूटनीतिक क्षमता पर भी बात करना चाहते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक्स पर भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौटते हैं। सिद्धार्थ अच्छा स्पोक्स पर्सन है, एक्चुअली अच्छा है और डिसेंट भी है, वेरी गुड। मजा ऐसे ना मजा आता है ऐसे। 200 glorious years of Asante. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। चलिए, बहुत देर से मेरे ख्याल से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव कुछ बोलना चाह रहे हैं इसी मुद्दे पर।
पहले उनका रुख करते हैं और उसके बाद प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, जो दलील दी है सिद्धार्थ यादव जी ने, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कुछ चीजें तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना आप, कुछ चीजें। रीमा जी, भारत का एक एक नागरिक ये चाहता है कि भारत का स्वाभिमान दुनिया में बढ़े। उसी बात को लेकर के हम चिंतित थे। इसी वजह से हम बार बार सवाल उठाते थे कि ट्रंप अगर सीज फायर के अनाउंसमेंट करने आते हैं, नहीं हुई सर, रोकिए, सीज फायर तो हुई नहीं। हाँ, तो ये बात प्रधानमंत्री बोल देने का दिक्कत है। हर चीज प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे? सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात हम कर लूं। रसिया अपना एक मित्र देश था और कूटनीतिक तौर पर वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता था किसी भी युद्ध में। जैसे इन्होंने कहा कि S-400 उसने मुझे दिया, लेकिन युद्ध में वो खुल के समर्थन नहीं किया। और ये बात एस जयशंकर जो अपने विदेश मंत्री हैं, उन्होंने खुद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा था कि हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें साथ चाहिए। इसका मतलब कि उस समय कोई देश साथ नहीं दे रहा था, उसकी बात कर रहे थे। तीसरी बातें मैं कहना चाहता हूं, वाजपेयी साहब ने भी कहा और सिद्धार्थ भाई ने कहा कि जो संवेदनशीलता ऑपरेशन सिंदूर की थी, क्योंकि इसमें 26 बहनों के सिंदूर उजाड़े गए थे। ऑल पार्टी डेलीगेशन अगर विदेश में जा करके उसके पक्ष में समर्थन मांगता है तो उसकी एक संवेदनशीलता होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद अगर डिनर पे गाना गाए, उसमें उस गाने को मैं सुनाना चाहता हूँ, 14 सेकंड का है। इससे पता चलता है कि बहनों के सिंदूर मिटाने की संवेदनशीलता इसी डिनर में गाना गा के मनाई जा सकती है क्या? वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये इनकी संवेदनशीलता है और इन्होंने क्या एक्शन लिया उस पर। ये संवेदनशीलता ये संवेदनशीलता है उनका डिबेट चल रहा है। ये तो डिबेट दिखा रहे हो आप किसी की। हाँ, बट वो डिबेट नहीं दिखा रहा हूं मैं। सर, दूसरा चैनल क्या प्रोपेगेंडा चला रहा है उससे हमें क्या मतलब है? दूसरे चैनल पर क्या चल रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। ये सांसद अच्छा, हटाइए एक मिनट इसको, एक सेकंड सुनिए। आपको ठीक है, मैं समझ गई। कुछ इंडिविजुअल लोगों के बयानों पर आपको आपत्ति हो सकती है, वो मेरी समझ में आ रही है, सबकी समझ में आ रही है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से भी आपकी अगर आपत्ति है तो वो मुझे बताइए ना, वो क्यों है? मैं बता रहा हूँ, उसको आप सुनिए पहले। आपत्ति तो किसी को नहीं है। इंडिविजुअल्स पर बात नहीं कर रही मैं तो ऑपरेशन सिंदूर और सेना पर बात कर रही हूँ अभी। आप मेरी बात सुनेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे। एक सांसद को आप पर्सनल बता देंगी, एक उप मुख्यमंत्री को आप पर्सनल बता देंगी, एक मिनिस्टर को आप पर्सनल बता देंगी, एक विधायक को आप पर्सनल बता देंगी। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई कुछ भी सेना का अपमान कर दे वो पर्सनल हो गया। ठीक है, बाकी अगर कोई जेन्युइन सवाल पूछे वो जेन्युइन हो गया। ये तो सर मुझे एक बात बताइए धर्मेंद्र जी, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कुछ तो, ये जो चेनाब पर सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा आपने जो ब्रिज देखा, वहां तक ट्रेन पहुंची कितने सालों के इंतजार के बाद। उमर अब्दुल्ला कह रहे थे, आपने भाषण सुना होगा, जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तब से उनको इंतजार था और अब उनके बच्चे भी कॉलेज पास कर चुके हैं। इतना लंबा इंतजार अब पूरा हुआ है, इस पर तो तारीफ करेंगे या ये भी आपको गलत ही लग रहा है? किसी चीज पर तो लगता होगा ना कि अच्छा कर रहा है देश। अब सुन लीजिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया समाजवादी पार्टी सरकार ने। उत्तर प्रदेश के जितने शहर में मेट्रो आई समाजवादी ने कहा बनाया। क्या सिद्धार्थ भाई इसका वो करेंगे, बड़ाई कर देंगे? आप पूछिए कि हमने अच्छा काम किया, बता दें। हमारे जैसा एक्सप्रेसवे कभी नहीं बन पाए, बता दें। मेट्रो नहीं बना पाए, बता दें। 22 लाख लैपटॉप बांटा समाजवादी पार्टी सरकार ने युवाओं के लिए। अच्छा, इसलिए आप तारीफ नहीं करेंगे? 1090 आया पहली बार, सुन लीजिए, 1090 पहली बार आया था, डायल 100 पहली बार आया था, जिले को 4 लेन से पहली बार जोड़ा गया था। ठीक है। इस देश में बहुत मतलब राजनीति की मजबूरी की वजह से नहीं हो रहा है, इसकी बड़ाई कर सकती है। राजनीति की मजबूरी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं तारीफ, ये कह रहे हैं ना आप? मैं उनकी कमियों को बताऊंगा। हाँ, विपक्ष का काम है कमी को बताना। अच्छी बातें क्या करें फिर? अच्छी बातों पर कौन बात करेगा? अच्छी बातों पे सिद्धार्थ भाई बैठे हैं बात करने के लिए, आप भी बैठी हो। तो मतलब अच्छी बातों पर आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन अच्छी बातें हुई हैं, ये बात आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अच्छी बात, अगर सड़क बनी है तो अच्छा ही है, सड़क बना है, लेकिन सड़क में घोटाला हो जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का 11 किलोमीटर का सड़क बना और उसमें 22 गड्ढे। सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए। 800 करोड़ का ओके सिद्धार्थ यादव उसमें घोटाला कर लोगे तो देखिए रेवा जी, ओके रेवा जी, मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक हितों के लिए हम इतनी मजबूरियों की बेड़ियों में बंध जाएं। आप धर्मेंद्र जी, आपकी पार्टी सत्ता में रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, निश्चित तौर पर जनता ने आपको चुना था, आपने कुछ काम करे होंगे, अच्छे काम भी करे होंगे, पर जनता ने आपको वापस हटाया क्योंकि
मैं धर्मेंद्र जी आपके बीच में नहीं बोला था, संयम रखिए ना, सुनिए प्लीज। पर आपको जनता ने हटाया इसलिए क्योंकि आप ना जाने आप ना जाने किसका मजबूत कर रहे हैं ना, आपकी मजबूरी नहीं है। अच्छा, आप रेडियो से खुले हुए हैं, तो आप एक दो नाम बता दीजिए जो हमने अच्छे काम किए हैं। बता ही तो रहे हैं, वो सुन तो लीजिए उनको पहले। अरे मैं तो आप कह रहा हूं, आप एक दो गिनाना चाह रहे हैं, आप एक दो ही गिनाना चाह रहे हैं। मैं कहता हूं आपने तो 4-5 भी अच्छे करे होंगे, आप एक दो पे ही क्यों सीमित हो रहे हो? आपका कॉन्फिडेंस खुद पर कम है क्या कि एक दो से ज्यादा अच्छे काम नहीं हो सकते? सुनिए तो मेरी बात को, आपने 4-5 अच्छे काम किए होंगे धर्मेंद्र जी, पर प्रदेश की जनता ने आपको इसलिए बाहर का रास्ता दिखाया क्योंकि सड़कों पर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि आप जाकर के फतिया पड़ा करते थे, क्योंकि गुंडा राज आपके राज में बहुत ज्यादा हो गया था। तो ये तो जनता का मैंडेट है, ये पहली बात, ये जनता का मैंडेट है। और जनता की अदालत में अगर आप फेल हो, देखिए रीमा जी, ऐसे डिबेट करना बड़ा मुश्किल काम है। धर्मेंद्र जी क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? आपके बीच में कोई बोलता है? आपके बीच में किसी ने बोला क्या? आपके बीच में कभी किसी ने बोला? अभी तक कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा है शो में, आप ही सबके बीच में बोलते हो। ये झूठ ना बोलिए। नहीं तो आप मत बोलिए बीच में, अपनी बारी में बोलिएगा। झूठ और सच कौन बोल रहा है? आप अपनी बारी में टोकिएगा उनको। अब रुकिए 1 मिनट, बीच में मत बोलिए प्लीज। ये धर्मेंद्र जी, समाजवादियों का काल नहीं है कि कोई भी बोलने लगे तो उसको घर से उठा ले, धमकाए, मारे पीटे। ऐसा मत करिए, आपको समय आएगा, मैंने झूठ बोला होगा बता दीजिएगा। संयम से सुनिए। तो आज देश के अंदर 11 साल में, और मैं रीमा जी एक बात कहता हूं, मैं डिटेल्स पर तो बताएंगे तो मैंने पहले भी कहा था शो बहुत छोटा पड़ जाएगा। हाँ। जो काम ये सरकारें जो 60-65 साल जिनने देश पर राज किया, जो काम ये कहा करते थे कि नहीं हो सकते, वही काम हमारी सरकार ने कर करके दिखाए। जिन बातों को कहते थे असंभव, धारा 370 असंभव, राम मंदिर असंभव, बॉर्डर पर रोड्स बनाना असंभव, एक देश में टैक्सेशन पॉलिसी होना असंभव, 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स होना असंभव, डिजिटल ट्रांजैक्शंस देश के अंदर चलना असंभव, कौन सा क्षेत्र था? अरे पी चिदम्बरम तो खड़े होकर के संसद में मजाक बनाते थे कि कोई फ्रूट वाला कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करेगा क्या? इंटरनेट गांव में पहुंचेगा क्या? आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर लाखों करोड़ों में चल रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल फाइनेंशियल पेनिट्रेशन कहीं है तो वो भारत के अंदर है। कैसे डिजिटल कनेक्टिविटी दुनिया में अगर किसी देश में सबसे तेज फैली तो वो भारत के अंदर फैली। कैसे 11वें पायदान से 5वें पायदान और अब तो 5वें से 4थे पे भारत की इतनी बड़ी वैश्विक इकोनॉमी बनकर भारत निकल कर आया है, ये दुनिया देख पाई है। पर कांग्रेस पार्टी और ये जितनी पार्टियां थी जो केवल तुष्टीकरण के आधार पर सरकारें चलाओ, कैसे बांट करके सरकारें चलाओ, कैसे अपने एजेंडा को फुलफिल करके सरकारें चलाओ, इनकी सबकी दुकानों को बंद कर दिया और एक ही काम चला, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब ये सरकार देश के अंदर आई और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आई, इनको सबको दर्द उस बात का है, ये भारत की ताकत से डर रहे हैं क्योंकि इनके समय में इनने भारत को बेड़ियों में रखा। आज भारत शेर की तरह पूरी दुनिया में दौड़ता है तो ये बर्दाश्त के बाहर है। तहसीन पूनावाला जी, ये तो सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नेहरू के बाद, जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री लगातार 3 बार चुन करके आ रहे हैं तो वो वही हैं। अब जनता बार बार मैंडेट दे रही है, जनता बार बार जिता रही है, काम के आधार पर जिता रही है। और जिस तुष्टीकरण की बात यहाँ सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं, उस तुष्टीकरण को भी अब जनता स्वीकार नहीं कर रही। ये तो सच है ना कि ये बदलाव आया है देश में। दो चीज, अगर भाजपा का आर्ग्यूमेंट, और मैं इस आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने काम किया इसलिए लगातार तीसरी बार जीती है, तो यही लॉजिक फिर कांग्रेस की सरकारों के लिए भी लागू होता है कि 60 साल तक जिस सरकार को ये कोसते, जिनके लिए इनके और हम सबके माँ बाप ने वोट किया, उन्होंने भी कुछ काम किया होगा, कुछ अच्छा किया होगा। और जो अद्भुत चीज वर्तमान सरकार ने किया जो किसी ने नहीं किया, दो मैं आपको फैक्टर बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले भारत पे टोटल एक्सटर्नल डेट था 80 लाख करोड़ रुपया, आज है 180 लाख करोड़ रुपया। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा पलायन हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स का और भारतीय नागरिकता छोड़ने का पिछले 11 वर्षों में हुआ है। लोग हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स जा रहे हैं, उससे मुझे दुख नहीं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन चालू हो गया था मनमोहन सिंह जी के समय, वो अब रिवर्स हो चुका है। हर एक व्यक्ति जो 50-70 करोड़ के ऊपर है उसके पास दुबई में घर है। क्यों वो लोग जा रहे हैं? क्यों सबसे ज्यादा नागरिकता भारतीय छोड़ रहे? ये सवाल का जवाब वर्तमान सरकार ने दी। जिस जीएसटी के बारे में बोल रहे हैं, वो एक जीएसटी में 8 टैक्स है, 8 रेट है। जीएसटी का एक्सटॉर्शन चल रहा है, टैक्स टेररिज्म चल रहा है।
आज भी वर्तमान 2025 में आरबीआई की डेटा है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्री कोविड लेवल पे नहीं पहुंचा है। जीएसटी का प्रपोजल किसका था? बिल्कुल कांग्रेस का था। तो फिर? एक देश में 2 टैक्स रेट होने चाहिए, आज ये 7 टैक्स रेट। टेररिज्म बोल रहे हो मैं आप बिल्कुल, मैं ये डंके की चोट पे कह रहा हूं, जीएसटी एक्सटॉर्शन और टैक्स टेररिज्म की वजह से हमारा देश में कारोबार नहीं बच रहा है। जो जिस स्टार्टअप्स की बात सिद्धार्थ भाई कर रहे हैं, और मैं उनको साधुवाद देता हूं, स्टार्टअप्स का एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर माननीय प्रधानमंत्री बनाया। वेब 3.0 के लिए क्या पॉलिसी है, सिद्धार्थ भाई बता दे क्या पॉलिसी है। माननीय प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा स्पीच दिया एआई के ऊपर पाया, इसके अंदर क्या पॉलिसी है? वही तो सवाल है, कोई पॉलिसी नहीं है वेब 3.0 को लेकर। क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है पता नहीं है, पर टैक्स उस पे लगता है। यही यहां पर सरकार है, पूछे सवाल तो कहते कि आप भारत के खिलाफ हो। आप भारत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, भारत के हम साथ हैं। नहीं, भारत के खिलाफ हर मुद्दे पर नहीं कहा जाता। हर मुद्दे पर हम भारत के साथ तब कहा जाता है जब सेना पर सवाल उठता है, जब जयराम रमेश कहते हैं कि पिकनिक मनाने के लिए ये तो ऐसे ही जा रहे हैं, स्टेटमेंट था, डेलीगेशन गलत था। जब राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े करते हैं ना ऐसे, मतलब आपको भी पता है, अब मैं क्या बार बार बोलूं, कभी कहते हैं सैनिक पिट पिट कर हमारे सैनिकों को पीट दिया, फिर कभी इस बार भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस तरीके की बयानबाजी की, कभी सिंदूर का मजाक बनाया जाता है खड़गे जी की तरफ से। जब ऐसे बयान आते हैं ना, तब कहा जाता है भारत के खिलाफ। हर मुद्दे पर थोड़ा कहा जाता है तहसीन जी। सिद्धार्थ यादव, देखिए तहसीन जी, आप तो वैसे अच्छे व्यक्ति भी हैं, मित्र हैं, आप विपक्ष भी देश के लोकतंत्र का बहुत अहम हिस्सा है। भारत के खिलाफ आपको नहीं मान रहे, पर अभी जयराम रमेश की स्टेटमेंट को कोट किया गया, आपने बड़ी कन्वीनियंटली कह दिया कि गलत स्टेटमेंट। अरे वो कम्युनिकेशंस के हेड हैं कांग्रेस पार्टी के, कम्युनिकेशंस के हेड। पूरी कांग्रेस पार्टी देश की विपक्षी पार्टी जो कह रही है, वो जयराम रमेश जो कह रहे हैं वही कह रही, नहीं बनेगी। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि इस देश के अंदर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है बिजनेसेस के लिए। आपके दौर में एक यूनिकॉर्न था, आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं यूनिकॉर्न क्या होता है, $1 बिलियन कंपनी। आज कितने हैं? 60 साल आजादी के हम यूनिकॉर्न नहीं बना पाए, तब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था, आज अलग है। देश की सरकार को देश की जनता बार बार वोट कर रही है, उसकी तुलना पुरानी सरकारों से मत करिए, क्योंकि पुरानी सरकारें क्या करा करती थी, कैसे 71 के युद्ध के बाद कितनी स्टेट की गवर्नमेंट्स को गिरवा दिया गया कि युद्ध का फायदा मिल जाएगा, तुरंत चुनावों में ले जाओ, इमरजेंसी देश में लगा दो, क्योंकि विपक्ष बहुत कमजोर था। देश में डेमोक्रेसी जो थी वो मैच्योर हो रही थी, लोकतंत्र परिपक्व बन रहा था, देश में विपक्षी आवाजें निकल करके आ रही थी। उस दौर में आपने कभी डंडे से, कभी बहलाकर, कभी फुसलाकर सरकारों को चलाया। आपको साधुवाद है, आप उसको सेलिब्रेट करिए। आज देश के अंदर मैच्योर डेमोक्रेसी में देश की जनता बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री के कंधों को मजबूत कर रही है, क्योंकि बदलाव जमीन पर दिख रहा है। 4 करोड़ आवास दिए, 100% गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। मजाक बनाया आपने शौचालयों पर कि शौचालय देगी सरकार, पर आपने ये नहीं सोचा कि 60 सालों में आप शौचालय जैसी चीज नहीं दे पाए, लोगों को घरों में शौच नहीं, महिलाओं को अवसर नहीं दे पाए, गैस का सिलेंडर नहीं दे पाए, उनको सर पे छत नहीं दे पाए। हाँ। जब ये सरकार को ये करके दिखाया और लोगों को उनके जीवन में ये महसूस हुआ, तभी है कि लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और बार बार मोदी की सरकार देश की जनता चुन करके लाती है। अब ये बात आप जितना जल्दी समझे उतना अच्छा है। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे उसका स्वागत है। ओके, एक कैंडिडेट सवाल तहसीन पूनावाला, क्योंकि आप तो बेबाक राय रखते हो, किसी पार्टी की तरफ से नहीं, किसी आप दिल की बात करते हो। कोई 2 बात बता दीजिए 11 साल में जो आपको सरकार की सबसे अच्छी लगी हो, एकदम पसंद आ गई हो आपको लगा हो कि ये 3 बताता बहुत बढ़िया। 2 क्यों 3 बताता हूँ। 3 बताइए। तहसीन भाई बता सकते हैं, मेरे को विश्वास है। 3 बताता हूँ। एक तो आर्टिकल 370 और फिर हटाना, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी बताएंगे। मुझे आर्टिकल 370 है बहुत अच्छा लगा। राम मंदिर का निर्माण किया और उस डिस्प्यूट को समाप्त किया, वो बहुत अच्छा लगा। और तीसरी चीज़, मैं जिस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो पुलवामा के बाद जो बालाकोट में किया, उसके बाद अब ऑपरेशन सिंदूर। मुझे लगता है दुनिया ने ऐसा ऑपरेशन नहीं देखा, मैं वाकई ये कह रहा हूँ, इट वॉज एन अनबिलीवेबल ऑपरेशन। ये तीनों बातें आपको लगा है कि 11 साल में टॉलरेंस लेवल जो आतंकवाद के साथ हमने खत्म करते एक नया डोमेन एस्टैब्लिश किया है, और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, चलिए उन्होंने 3 बताई, आप एक बताइए सिर्फ। 11 साल में एक बात जो आपको सबसे बढ़िया लगी हो। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मणिपुर को नजरअंदाज किया। मैंने अच्छी बात पूछी है, मैंने कटाक्ष करने को नहीं कहा था आपसे।
लोकतंत्र अच्छा हो, हम इसलिए इसको बता रहे हैं कि इस पे ध्यान दे दें तो लोकतंत्र अच्छा हो जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं। नहीं, हम लेकिन मजबूत कोई एक बात लोकतंत्र की जो आपको कर रहे अच्छी हैं, लगी हो, चलिए स्वस्थ लोकतंत्र कोविड, की बात कर रहे हैं। आपको कोविड में टीकाकरण ही लीजिए। अच्छा लगा हो, कुछ तो अच्छा लगा होगा 11 साल में। अब मेरी बात सुन लीजिए पर। हाँ, मैं अरे राम उसको मंदिर तो की ये बात कर बीजेपी रहा की हूं। वैक्सीन बता राम रहे थे, मंदिर वो में कैसे सुन अच्छा लीजिए, लगेगा? राम मंदिर कोविड अयोध्या के के दौरान तो अंदर बीजेपी की वैक्सीन सेना थी। की जमीन। राम सुनिए तो मंदिर पहले। अच्छा लगा, ओके, राम मंदिर। सुन लीजिए, अरे सुनिए तो पहले रीमा जी, अयोध्या में सेना की जमीन को पूंजीपतियों को देना, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बना, वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बना, और हाँ। भारतीय जनता पार्टी उसका क्रेडिट लेना चाहती है। तो वो हम अच्छा नहीं क्रेडिट लगा राम मंदिर। क्रेडिट नहीं दे सकते, हम क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। मंदिर बना अच्छा लगा, लेकिन हम क्रेडिट नहीं दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। चलिए भारतीय मंदिर जनता- अच्छा लगा ना, ठीक है, आपने अब घुमा के ही मान लिया कि एक काम तो अच्छा लगा, मंदिर अच्छा बना। वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया बनाने का, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें लूट करी, चंदे में लूट करा, जमीन में लूट करा, आप तो प्रसाद में भी लूट कर रहे हैं, ये हम बताना चाह रहे हैं। अच्छा। आप सोचिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के राम पथ में अगर कोई घोटाला कर ले, वो किस स्तर का घोटालेबाज होगा, उसके बारे में शब्द ही नहीं होंगे आपके पास। मतलब जैसे विश्व गुरु एक शब्द है, वैसे घोटाला गुरु भी एक शब्द हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी घोटाला गुरु भी हो सकती है पूरी दुनिया की, पूरी जो दुनिया की? मंदिर को भी नहीं छोड़ रही है। हाँ, पूरी जो दुनिया मंदिर को की? भी नहीं छोड़ रही है, बिल्कुल पूरी दुनिया की। 181 लाख करोड़ रुपए कर्जा लेकर के मोदी जी घी पी रहे हैं, हम उसके बारे में क्यों ना बोले, मुझे बताइए। सर, अगर वो पूछना गलत है तो मुझे बताइए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, हमारे- आपने हमारे ये जो यहाँ- वेग स्टेटमेंट दिया है, इस वेग स्टेटमेंट पर आपने जो डेटा दिया है, इस डेटा पर डिबेट करें फिर 1 घंटा बैठ करके। ये आपकी सुविधा है, आप नहीं, सुविधा की बात नहीं है, इस देश में किस किस ने क्या क्या घोटाले किए, इतिहास भरा पड़ा है, पन्ने भरे पड़े हैं इस बात से कि कहां कहां किस किस नेता ने क्या घोटाला किया, किसके घर से नोटों की गड्डियां निकली, किसका बिस्तर उठाया गया तो गड्डियों पर गड्डियां निकल कर आई हैं, और आप कह रहे हो बीजेपी ने सबसे बड़ा घोटाला किया। मतलब ऐसे स्टेटमेंट नेशनल टीवी पर बैठकर नहीं देने चाहिए जिसका कोई पुख्ता प्रमाण ना हो। प्रमाण के साथ चैनल पर बैठ करके सबूत के साथ बोलना चाहिए। पुख्ता प्रमाण के साथ ही बोल रहा हूँ। कहाँ है प्रमाण? 750, सुन लीजिए, 750 किसानों की शहादत भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की एक जिद पर कि हम 3 काले कानून लाएंगे, उसे वापस नहीं लेंगे। 750 किसान जब शहादत हो गई, उसके अब ये 750 किसानों की शहादत का आंकड़ा कहाँ से आया है? अब बोलिए, इसका भी डेटा लाइए। नहीं, ये आंकड़ा कहाँ से आया आपके पास? ये गलत आंकड़ा है, ये आंकड़ा ऑथेंटिकेट कीजिए। आपने जो बोला है अभी, कहाँ से आया ये आंकड़ा? आप जैसे चैनलों ने बताया, देखिए चैनल, आप जैसे चैनल ने बताया, यहाँ से आप लोग सामग्री उठाते हैं क्या चैनल की डिबेट से? मतलब आपके खुद के कोई सोर्स नहीं है, कोई आपको ना रिसर्च करनी है, चैनल पर क्या चल रहा है आपने उसको सही माना और वही चला दिया पूरे देश में। यही तो गलत बात है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। प्रोफेसर हैं आप, आपको चैनल पर क्या चल रहा है, चैनल की टीआरपी, कुछ चैनल जो चला रहे हैं उसके आधार पर बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए और देश को। प्रोफेसर साहब, यानी 750 आपको पूरी रिसर्च, पुख्ता प्रमाण खुद जुटाने चाहिए, पढ़ना चाहिए इतिहास, और तब बोलना चाहिए चैनल पर बैठकर। अब ये तो अजीब आपने बात कह दी है कि चैनल पर चल रहा था तो आपने मान लिया। अब सुन लीजिए, भारतीय किसान तो ये गलत, आपने गलत बोला, मान लीजिए, अलग गलत बोला आपने। किसानों की कोई शहादत 750 नहीं हुई है। अरे सुनिए भाई, भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा जो इस आंदोलन को लीड कर रहा था, उसने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति दिया जिसमें 750 किसानों की मौत की पुष्टि की हुई है। अब आपको मानना है, मान लीजिए। अभी आपने कहा चैनल पर चला इसलिए आपने माना, ये गलत आंकड़ा है, ये गलत आंकड़ा है। भारतीय किसान यूनियन का प्रेस नोट चैनल सिद्धार्थ यादव, जवाब दीजिए। ये आंकड़ा गलत है प्रोफेसर धर्मेंद्र। देखिए, नहीं बिल्कुल सही है, नहीं गलत आंकड़ा है। नहीं आप गलत नहीं कह सकते, आप कैसे गलत कह रही हैं? नहीं, अगर आपको सही कहना है तो आपको आंकड़ा बताना पड़ेगा। कोई बात आप कहेंगे धर्मेंद्र भाई टीवी पे बैठ करके, तो उसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि आंकड़ा कहां से आया। पर एक आंकड़ा गलत हो तो बात है ना रीमा जी, सारे आंकड़े गलत हैं। सारा विरोध, सारी चीज एक ही रेटोरिक को लेकर के है। बस मन में खिज मोदी के लिए इतनी ज्यादा है, मन में खिज भाजपा के लिए इतनी ज्यादा है कि ये नेता, ये पार्टी कहां से आ गई जिसने हमारी दुकानें बंद कर दी, हमारा लैंड माफिया का धंधा बंद हो गया, हमारे लूट खसोट का धंधा बंद हो गया, भ्रष्टाचार, घोटाला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे जिस सरकार में आप थे धर्मेंद्र भाई, आपके नेता साथी थे, यूपीए 1 और यूपीए 2, उसके दौर को याद करिए। पूरा देश खोखला कर दिया था। कौन सा क्षेत्र था जहां लूट नहीं मचाई थी? उस घोटाले सरकार से निकल करके आए धर्मेंद्र जी की पार्टी, वो आज जहां 10 साल के अंदर कोई एक पैसे का आरोप देश की सरकार पर, देश के प्रधानमंत्री पर नहीं लगा सकता, पर टीवी पे बैठ करके तो जबान है तो कुछ भी कहेंगे।
टीवी पे बैठ जाएंगे, थोड़ी देर में रीमा जी का शो खत्म हो जाएगा, कोई आंकड़ा मांगेगा नहीं, कह करके चले जाएंगे घोटाले की सरकार थी, घोटाला हुआ, घोटाला खत्म। ऐसे देश नहीं चलता है। देश की जनता, जो भी आज दर्शक देख रहे हैं आपको, वो जानते हैं धर्मेंद्र जी की तो आप बातें कर रहे हैं वो हल्की बातें। आज 11 साल की उपलब्धि है। मैं कहता हूं कोई कंस्ट्रक्टिव बात, देश की सरकार की एक नीति आप बताइए। हमने आवास बनाया, आवास का आवंटन हमने गलत किया हो, हमने घरों में पानी दिया, पानी का देने का तरीका हमारा गलत हो, जीएसटी को लेकर के आप कोई बात कहें जो गलत हो, देश के अंदर बॉर्डर पे हमने सड़कें बनाई, उसको सड़कों का बनाना गलत हो, कोई पॉलिसी हमने प्रायोरिटाइज ना करी हो उसको गलत हो, ऐसी कोई बात आप कहेंगे तो उसका हम स्वागत करेंगे। पर आप ये कह दे कि नहीं नहीं भैया वहां पे इसकी जमीन थी, वहां हमारा ऐसा था, ये देश के अंदर इन बातों से अब देश उब चुका है। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रहे हैं, हम दुनिया के अंदर एक बहुत महाशक्ति बन करके निकले हैं और पूरी दुनिया हमारी शक्ति को मान रही है और पूरी दुनिया हमारी शक्ति को सलाम कर रही है। समाजवादी पार्टी करे या ना करे, समाजवादी पार्टी को अपने सलाम, आपको सलाम, आप अपने घर बैठिएगा, पूरी दुनिया ताकत मानेगी और पूरा देश ताकत मानेगा। ठीक है, फाइनल कमेंट रीमा जी, कैग की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ में घोटाला किया। अब देखिए, अब आप कुंभ पर आ गए। किसानों वाला तो आपने आंकड़ा ऑथेंटिकेट नहीं किया, अब आप कुंभ पर आ गए। हर आंकड़ा आप देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं होता ना प्रोफेसर धर्मेंद्र। आप एक आंकड़ा दे करके फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर एक आंकड़ा देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब सुनिए दूसरी बात, पहले वाले आंकड़े पर, अरे भाई पहले वाले आंकड़े पर तो आपने सबूत दिया नहीं। अब मैं आपका आगे का आंकड़ा क्यों दूं? कितना सबूत चाहिए? आगे का आंकड़ा क्यों लिया जाए आपका, क्यों सुना जाए? पहले वाले आंकड़े पर तो आपने जवाब नहीं दिया, गलत आंकड़ा दिया आपने। अरे गलत आंकड़ा दिया आपने भाई, बताइए। आपने बुलाया तो सुनोगे ना मेरी बात। आप गलत आंकड़े दे रहे हो आप बैठ करके चैनल पर। 750 किसानों की बात हुई है, गलत आंकड़ा दे रहे हो आप, ऐसे नहीं होता है। और सुनिए, कैग की रिपोर्ट मानोगे आप? कैग ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जो कुंभ का आयोजन हुआ उसमें घोटाला हुआ है, उसमें जो आपके टेंट लगे उसमें घोटाला हुआ है, जो लेवलिंग करने के लिए ट्रैक्टर खरीदे गए उस ट्रैक्टर में आपके ई रिक्शा के नंबर थे, उसमें सुनिए पहले, उसमें मोटरसाइकिल के नंबर थे, उसमें घोटाला हुआ है। चलिए, मेरे पास वक्त नहीं है अब, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि कम से कम चैनल पर आया करें तो प्रॉपर रिसर्च, जैसे तहसीन पूनावाला, सिद्धार्थ यादव प्रॉपर रिसर्च के साथ आए हैं, डेटा लेकर आए हैं, उन डेटा को ऑथेंटिकेट करके आ रहे हैं। उसी तरह से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपको भी आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में जुड़ने के लिए। आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।